आप मेरे को बताया तो पिछले वीडियो में अपने सवालों के बारे में बात कर रहे थे पाठ्य पुस्तक के। अब सवाल नंबर तीसरा, आयरन के उस ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 79.9% आयरन व 30.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सवाल है क्या है, आयरन, नंबर तीसरा सवाल, आयरन के उस ऑक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें Fe मतलब आयरन बराबर 69.9% Fe है और O बराबर है बेटा 29.1%। ठीक, ये O का है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है बेटा, है ना। फिर वापस सुन लो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का वह सूत्र, किसी भी 30.1% और 69 सही तो है, 30 बोलो। हाँ, मूल अनुपाती सूत्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है कि चीज के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया है कि यदि यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा यदि हो तो उसका मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि मोलर द्रव्यमान दिया हो तो उसका अणुसूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपन से क्या पूछ रहा है, मूल अनुपाती सूत्र, अर्थात किसी भी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र है। क्या है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र। तो अणु सूत्र का मतलब किसी भी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाएगा। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अन्यथा नहीं है। अब इसका सरलतम रूप करें, भाई 2 एकम 2 HO, तो भाई इसका सरलतम रूप है कि नहीं है ये। यहां कहने का मतलब किसी भी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा। तो ये वाला जो सूत्र हुआ ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मूल अनुपाती सूत्र है, और ये कौन सा है, अणु सूत्र है। समझ भाई, तो अपन को क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती का मतलब किसी भी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करेगा, मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा। और किसी भी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी तत्वों की वास्तविक संख्या को बताएगा ना, वो उसका अणु सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल अनुपाती सूत्र। आपके वीडियो में देखना, मैंने इन सूत्रों को बिल्कुल क्लियर कर रखा है। सबसे पहली बात, Fe का परमाणु भार होता है बेटा 56, कितना, 56, और O का कितना होता है बेटा 16। तो मैंने आपको क्या बताई कि जब तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी हो तो उनकी प्रतिशत मात्रा में सर्वप्रथम क्या करोगे आप लोग, उनके परमाणु भार का भाग दोगे। तो Fe बराबर 69.9 बटा कितना कर दोगे, 56, और O बराबर क्या कर दोगे, O बराबर हो जाएगा बेटा 30.1/16। सही है। अब यहां मैंने आपको बताई लगभग मामला रखना, लगभग मामला रखोगे तो ये वैल्यू ज्ञात करेंगे बेटा। एक बार गया पहला का, बच कितने गए, कितने बच गए, यहां बच गया आपके जो भी बचे। उसके बाद बेटा जब इनके आप लोग परमाणु भारों का भाग दोगे तो ये अनुपात आया। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग का कार्य ये होगा कि जो सरलतम अनुपात है, सबसे छोटा अनुपात है, उस अनुपात का सभी में भाग दे दोगे, है। तो भाग दोगे तो यहां पर क्या करोगे, 1.2/1.2 है, और यहां पर 1.8/1
1.2 करोगे, सही है। अरे सबसे छोटा यही तो है। जब इसमें भाग दिया तो आपका मान आएगा 1। जब इसमें भाग दिया तो ये मान आएगा 1 बार गया, कितना बच गया 0.8। अब 40 कर दिया तो 12, मतलब लगभग 1.5 के आसपास आएगा। अब आपको बताया गया था कि इस प्रकार से अपन Fe को जमाओ और O को जमाया, तो Fe के नीचे तो क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और O के नीचे क्या लिख दिया 1.5। ठीक है, अब बात समझने की ये है बेटा, सुनो, 1 और 1.5 नहीं लिखना। अब आप लोग इस गुणांक को एक सरलतम गुणांक से अर्थात इक्वली गुणा कर दो। कहने का मतलब मैंने इसको तो गुणा कर दिया 2 से, तो कोई दिक्कत थोड़ी यार, इसको भी गुणा कर दिया 2 से यार, ताकि पूर्णांक में मामला आ जाए। अरे बराबर लाठी मारी, एक लाठी आगे मारी, एक लाठी मारी, अर्थात कहने या को मैं 1 से गुणा कर लूँ और इस संख्या को भी 1 से गुणा कर दूँ तो बात वही है। मैं इस संख्या को 10 से गुणा करूँ, इसको 10 से, तो इक्वली रहेगा ना मामला तो बराबर है। तो यहाँ पर कितना आंसर आया और यहाँ पर कितना आंसर आया 3। तो अभी अभी आपने सूत्र लिखा Fe 1 और O 1.5। अब क्या हो गया दुगुना मामला। अब दुगुना हो गया तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या निकलेगा Fe2O का 3। बोलो क्यों किया? अरे क्यों किया? क्यों इसलिए किया कि ये पूर्णांक में नहीं है, और इसको आप लोग दुगुना करोगे तो सबसे पहला कार्य है जो प्रतिशत मात्रा दी है उसमें उसके परमाणु भारों का भाग दोगे। भाग देने पर जो मान आया वो मान में जो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा मान सभी में उसका भाग दोगे। 1.2 ही छोटा है, 1.8 बड़ा है कि नहीं है, तो इसलिए 1.2 का सब में भाग दे दो, खुद में भी दे देना भाग। तो 1.2 बटा 1.2 बराबर 1 है, और 1.8 बटा 1.2 बराबर 1.5 के समथिंग लंब सम मामला रखना है ना, बिल्कुल सटीक निकालो, रफली कार्य करना है, ज़्यादा गणितज्ञ ना बन लो कि मेरे तो ये आ रहे आगे थे, इसको अपन को पूर्णांक में मामला रखना है, तो लगभग इतने आएगा। अब 1.5 हम लिख नहीं सकते, जब सूत्र याद करें तो भाई इक्वली गुणा कर दो ना, इसको 200 किया था इसको भी 200 ही करे, क्या फर्क पड़ा भाई, इसको 300 इसको 300, तो दोनों बात तो बराबर ही है। ये थोड़े कि मैं इसको 1 से कर रहा हूँ इसको 2, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, कोई गणित नहीं है। तो आपका ये तो 2 आ गया और ये 3, तो सूत्र हो जाएगा Fe2O3। और ये किसका है? आयरन का उस ऑक्साइड का सूत्र है जिसका नाम Fe2O3 होगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को करोगे। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर अगला, बिल्कुल सरल सा तरीका मैंने बता ही रखा है बेटा इसको वीडियो में। मूलानुपाती सूत्र आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला है आप लोगों का सवाल, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, सवाल क्या है? 100 ग्राम CuSO4 से कितना या कितने ग्राम Cu प्राप्त कर सकते हैं? मैंने बताई थी बेटा स्टीकियोमेट्रिक है। स्टीकियोमेट्रिक का मतलब होता है तत्वों का मापन। तो सबसे पहली बात CuSO4 है, अपन ने CuSO4 लिया, CuSO4 तो सबसे पहले Cu बराबर कितना बेटा 63.5, S बराबर कितना बेटा 32, O बराबर कितना बेटा 16। अब सुनो, यहां पर सबसे पहली बात है कि टोटल आवाज 100 ग्राम ले ले, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना ग्राम प्राप्त कर सकते हो। मोटी सी बात सुन लो, सबसे पहली बात है कि ये कॉपर सल्फेट 100 ग्राम लिया। अब कंडीशन चेंज, सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना। क्या निकालोगे? मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब कंडीशन चेंज करो, कैसे भी करो कोई बात नहीं। Cu+2 प्लस SO4 -2 में टूटता है, मैं तोड़ दूं या नहीं तोड़ू कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक, अब सुनो, मोलर द्रव्यमान निकालो, कितना हो गया? कॉपर सल्फर कितना है आपका 1, और ये 4 से गुणा किया तो आपका कितना आया 63.5 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, तो यहाँ पर आपका 0.5 है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, 9 और 6 15, 159.5। सुन लो बेटा, अब यहाँ पर ये 159.5, अब 159.5 सुन लो बेटा, सुन लो। अब इसको मानो, ये मान लिया अपन ने 159.5, ये कंडीशन चेंज करो।
अब 159.5 ग्राम, क्या लिख दें इसको, ग्राम से 63.5 ग्राम कॉपर Cu प्राप्त होता है बेटा। सही है गलत है? अरे बेटी समझ में, अरे आपका 159.5 ग्राम कॉपर है तुम्हारे पास, तो आपको 63.5 ही तो प्राप्त होगा। क्यों? अरे इसका योगदान कितना है? योगदान होता है 63.5, मतलब 159.5 ग्राम CuSO4 से 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है तो 100 ग्राम CuSO4 से प्राप्त कॉपर की मात्रा होगी, क्या होगी बेटा? अरे इस 159 से तो ये प्राप्त कर रहे हो, अब 100 ग्राम से कितनी प्राप्त करोगे? तो क्या कैसे करोगे इसको? कॉपर की प्रतिशत मात्रा है, कॉपर की मात्रा Cu की मात्रा बराबर Cu की मात्रा बराबर 100 इंटू 159.5 बटा 63.5। सही है? रहमान इसे तो याद करो, 100 इंटू 159.5 बटा 63.5 अपने आप ग्राम में प्राप्त हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद 63.5 भाग 159.5 ऑन कर, हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इसको उल्टा, मेरा अभी वीडियो में पिछले उल्टा कर दिया, तो यहाँ आंसर आएगा लगभग 39 ग्राम। सुन लो, जब तक आपको स्टियोमेट्रिक पता नहीं होगी उससे पहले आप लोग कर नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो आपने गर्म किया तो CaO+CO2 बना, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करते हो तो आप लोगों का 44 ग्राम तो क्या प्राप्त हुआ था? CO2, और शेष 56 ग्राम क्या प्राप्त हुआ था? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। अब वही वैसा ही सवाल है, सबसे पहले इसका मोल द्रव्यमान ज्ञात करोगा, तो यहाँ 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से 63.5 ग्राम प्राप्त हो रही। क्यों? अरे इसका योगदान है कि नहीं? तो 159.5 ग्राम से तो इतना तो 63.5 ग्राम कॉपर से प्राप्त होता है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से प्राप्त होने वाली कॉपर की मात्रा होगी तो 100 इंटू 63.5 बटा 159.5 लगभग 39 ग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सवाल नंबर अगला, एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। रखो अगली सवाल, नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन। सवाल नंबर अगला वैसे सही सवाल है, सबके सब आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। अगला सवाल है एथेन सूत्र क्या हो गया? C2H6। सही है? एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित का परिकलन करो। परिकलन करो। कितने मोल हैं एथेन के? 3। सबसे पहले बात, कार्बन परमाणु, नंबर प्रश्न क्या है? कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहली बात है कि आपके कितने मोल है बेटा? C2H6 के 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। तो यहां पर सबसे पहली बात, एक मोल C2H6 में C की संख्या या C के मोल कितने है बेटा? अरे कितने हैं? 2 है कि 1 है? अरे यहां पर एक मोल C2H6 में C के मोल 2। C के मोल कितने? 2 है।
तो C2H6 के 3 मोल में C के मोल होंगे, कितने होंगे बेटा? अरे 1 मोल C2H6 में तो 2 मोल है, 2 क्यों है? 2। अब 3 में कितना हुआ? 3 दूआ 6 मोल होंगे, तो यहां पर लिखोगे 6 मोल। सही है गलत है? अरे सही है गलत है? अरे 1 मोल में कितना C2 है? 2 मोल यार। अब C2 का मतलब कार्बन, अब कार्बन तो 3 दूआ 6। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या कितनी हो गई? लगाओ दिमाग यार। हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या, 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन के मोल 6, तो 3 मोल में 6 तिया 18। तो अगला सवाल कौन सा है इसके अंदर? ये तो सवाल हो गया अपना। अगला सवाल है H के मोलों की संख्या। अब यहां देखो 1 मोल में 6, तो 3 मोल में 6 इंटू 3 बराबर 18 मोल H2। 18 मोल क्या है बेटा? H है। अगला सवाल, एथेन के अणुओं की संख्या। अरे एथेन के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? अरे एथेन के, अगला सवाल कौन सा है? ये तो सेकंड सवाल है आपका, ये आपका पहला सवाल था। अब ये बोला है एथेन के अणुओं की संख्या। एथेन के अणु तो 3 C2H6 बराबर 3 अणु है कि नहीं भैया? अरे 3 मोल बराबर 3 अणु तो आएगा। तो ऑक्सीजन के मोल हो गए 6। क्यों है 6? अरे 1 मोल में 2 कार्बन, तो भाई 3 मोल में 6। 1 मोल में 6 हाइड्रोजन, तो बेटा 3 मोल में 6 तियो 18। 1 मोल में 1 अणु C2H6 का, तो बेटा 3 मोल में 3 अणु तो होंगे है। तो ये 3 अणु, इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल सरल सा है, और सरल सा है ये है, मैं इसको बोलूंगा और आप लोग बेटा खुद भी कर सकते हैं उसको, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो सीमांत अभिकर्म यदि है तो कोई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुनो सवाल नंबर ये है बेटा आप लोगों का 23वां सवाल है। और बेटा आप लोग कोशिश करोगे तो सवालों की कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपकी एक बुक जो है NCERT की है और इसमें मामला सही है। किसी अभिक्रिया, सवाल है किसी अभिक्रिया। हाँ बेटा देखो सवाल मैंने लिख ही दिया। किसी अभिक्रिया A+B2 एरो के बाद AB2 में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यहां देखो A के कितने परमाणु? 300, और B के अणु कितने? 200। अब यहां पर यदि अपन B की बात करें तो B के अणु जो है अपन जानते 2 परमाणु से 1 अणु बनता है। तो यहां पर कितने परमाणु? 300 परमाणु है। और यहां पर B के कितने परमाणु हो गए बेटा? 400 परमाणु हो गए। अब 400 परमाणु सुनो बेटा, B के 400 परमाणु, लेकिन ये B2 है। क्या है? B2 है, तो इंटू क्या हो गया? 2। तो बराबर क्या हो गया इसका? बराबर हो गया 800 परमाणु। कितने? अब भाई मेरे को यह बताओ कि A और B में से किसके परमाणु कम है? अरे दोनों में से परमाणु किसके कम है? A के। तो जिसके परमाणु कम है वो सीमांत अभिकर्मक होगा, अर्थात यहां पर A सीमांत अभिकर्मक है। और सीमांत अभिकर्मक क्यों है? ये अभिक्रिया में उत्पाद बनने की दर को निर्धारित कर रहा है। समझ में आई? तो सवाल आपका क्या है? A के 300 परमाणु प्लस B के 200 अणु। पहले अपन जानते हैं 2 परमाणु से 1 अणु बनता है, तो इसको परमाणु में परिवर्तित करें तो B के 200 अणु हो गए, कितने हो गए? 400 परमाणु। अब B 2 है ना, तो 2 है तो 800 परमाणु हो गए, और इसके तो 300 ही बेचारे के और उसके 800 है। तो जो बेचारे के कम है ना वो सीमांत अभिकर्मक है, अर्थात A यहां पर सीमांत अभिकर्मक है। कंडीशन ये। सवाल नंबर 2 इसी का ही, ये सवाल हो गया आपका। तो यहां पर A सीमांत अभिकर्मक बता दिया। सवाल 2 है, 2 बोल रहा है 2 मोल A
2 मोल ए प्लस 3 मोल बी है बेटा। दूसरा सवाल कौन सा है? 2 मोल तो ए है और 3 मोल क्या है? तो यहां पर 2 मोल ए हो गया, 2 तो हो गया ए, और यहां प्लस भाई बी का 3 मोल, तो B2 का, अरे B2 के हिसाब से कितने मोल हो गए? 6। तो यहां पर आपके हो गए 6 मोल। अब यहां पर वही सीमांत अभिकर्मक कौन है? ए, जिसके मोल कम होते हैं वो सीमांत अभिकर्मक है। सही है गलत है? भाई ए के कितने मोल है? 2 हैं, और बी के कितने मोल है? 3। या तो मोटो से दिख रहे जुगाड़, और फिर B2 लगा वो तो 6 मोल हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ए के मोल कम है, इसलिए ये सीमांत अभिकर्मक है। ये सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर 3, ए के 100 परमाणु। सवाल नंबर 3 क्या है? ए के 100 परमाणु प्लस बी के 100 अणु, बी के 100 अणु। सही है बेटा? अब यहां पर भाई ए के कितने परमाणु? 100 परमाणु। तो बी के कितने परमाणु बेटा? अरे 200 परमाणु हुए कि नहीं हुए? अब 200 परमाणु के हिसाब से फिर सीमांत अभिकर्मक कौन है? ए। तो सीमांत अभिकर्मक हमारा जिसके परमाणु की संख्या कम है, तो ए सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, यह आप लोगों का सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 के हिसाब से अपन करेंगे कि भाई सवाल नंबर 4 बोल रहा है ए के 5 मोल, ए के 5 मोल प्लस बी के 2.5 मोल। सही है भैया? बी के कितने? ए के, तो बी के 2.5। अब यहां पर ए के कितने मोल आए बेटा? ए के मोल बराबर 5 मोल। अरे बी तो B2 है, जब बी B2 है तो यहां पर बी के भी कितने मोल हो गए? 2.5 × 2 बराबर 5 मोल है। अब 5 मोल इसका और 5 मोल इसका, तो भाई सीमांत अभिकर्मक कोई भी ना हो। सही गलत है? क्योंकि दोनों के मोल बराबर आए। क्यों आए बराबर? अरे भाई B2 है, अब B2 है तो उसको 2.5 × 2 करोगा तो 5 मोल, और इसका पहले से ही 5 मोल दे ही रखा है, तो यहां पर कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। यहां क्या लिख दोगे? इसमें कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है। क्यों? अरे दोनों के मोल बराबर है। अगला सवाल, ए के 2.5 मोल, ए के कितने? ए के 2.5 मोल और बी के 5 मोल। अगला सवाल है यहां पर, यहां लिख देना इसमें जो पिछला वाला था, कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। यहां पर ए के, अगला सवाल 5वां, 6ठा लास्ट, सॉरी 5वां, ए के 2.5 मोल, ए के 2.5 मोल व बी के 5 मोल, 5 मोल। अब यहां पर तो इसके तो 2.5 मोल ही रहे, लेकिन बी के कितने हो गए? 5 × 2 बराबर 10 मोल। कितना मोल? 10 मोल। बोलो सीमांत अभिकर्मक कौन है? ए। तो यहां पर सीमांत अभिकर्मक ए है। ठीक है बेटा? तो ये था आपका सवाल नंबर 23। बिल्कुल सरल सी बात है।